पूरी दुनिया में अमेरिका अपना दबदबा बनाता जा रहा है। सोचिए, उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा लिया। भारत पर 25% टैरिफ नहीं, 50% टैरिफ नहीं, या 75% उसने टैरिफ लाद दिया है। अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे व्यापार करे और किससे नहीं। पहले उसने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने बाद में सफाई दी कि नहीं खरीद रहे हम तेल। फिर ट्रंप ने कहा कि हमने जब फटकार लगाई तो भारत ने तेल खरीदना मना कर दिया है। उसने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें खुश करने में लगे हैं। यह भी खुलासा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया था, ये वो खुद गए थे। वो बार बार कह रहा है कि हम टैरिफ और बढ़ा देंगे, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेज रहा है। लेकिन सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई चुप्पी टूट नहीं रही है। इतना ही नहीं, उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कोई बात या बयान नहीं दे रहे हैं। वहीं अब अमेरिका कह रहा है कि भारत ईरान से व्यापार कर रहा है, हम उसको भी बंद करेंगे। आप सबको पता है, अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला को वो तेल पर कब्जा कर चुका है। ईरान में दरअसल गैस का सबसे बड़ा भंडार मिला है, सबसे बड़ा भंडार। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में है, उसी तरह से ईरान में जो है सबसे बड़ा गैस का भंडार मिला है। इसी पर अमेरिका की नजर है। वहीं साथ में यूक्रेन में सबसे बड़ा लिथियम का खदान है, उस पर रूस की नजर है। वियतनाम तेजी से बढ़ रहा है और एशिया में बहुत सारे लिथियम के खदान हैं, उस पर चीन की नजर है। तो रूस हो, अमेरिका हो या चीन हो, वो दुनिया भर में कहां कहां खदान है। जैसे ग्रीनलैंड, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी खनिज संपदा ग्रीनलैंड में है। अमेरिका ने अब संसद में बिल पास किया, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन सोचिए भारत में क्या चल रहा है। सोचिए भारत में क्या चल रहा है। भारत में जो सत्ताधारी दल हैं वो 14 साल के बच्चे पर एफआईआर करवा रहे हैं। यूपी में इस बच्चे पर एफआईआर हुआ है कि तुम फूले, पेरियार, अंबेडकर की बात क्यों करते हो। 14 साल के बच्चे, हम तस्वीर भी नहीं दिखा रहे हैं। सोचिए, हम नहीं दिखा सकते हैं तस्वीरें। भारत में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान ने अपनी जमीन पर स्कूल बनाया 8वीं क्लास तक का, तो मदरसा कहकर उसको तोड़ दिया गया। अपने ही लोगों को सरकार की आलोचना करने पर जेल में डाला जा रहा है। तो क्या भारत में भी पुतिन मॉडल लाने की कोशिश है, या भारत में चीनी मॉडल लाने की कोशिश है। पुतिन मॉडल तो फिर भी एक्सेप्ट था, अब तो चीनी मॉडल पर बात हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाल ही में बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद किरकिरी हो गई। देश भर में लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इनके समर्थक तो झालर का और चीनी सामान का विरोध कर रहे थे, टिकटॉक बैन करने वाली सरकार थी। अब खबर आ रही है कि आरएसएस से 2 घंटे तक, आरएसएस के साथ 2 घंटे तक चीनी नेताओं की बैठक हुई है। तो इसके क्या मायने हैं, इससे क्या समझा जाए। क्या भारत में एक पार्टी की सरकार हो, इसकी कोशिश है। पिछले 10-11 सालों में जब से बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूती से, पहले वो बहुमत से आई, फिर 300 सीटों से आई, उसके बाद उसने कहा कि हम 400 सीट जीतेंगे और संविधान बदलेंगे। बीजेपी के कई नेताओं का बयान आया। वो तो गनीमत रहा कि वो 240 पर अटक गए और अब सरकार चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर चल रही है। उसी के बाद से एसआईआर का खेल शुरू हुआ, और जब एसआईआर का खेल शुरू हुआ उसके बाद से महाराष्ट्र जीतते हैं, हरियाणा जीतते हैं, दिल्ली जीतते हैं, बिहार भी जीतते हैं जहां कोई संभावना नहीं थी। तो क्या बीजेपी की मंशा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सीखा जाए, और वो सीख रहे हैं कि कैसे चीन में एक पार्टी की सरकार है, एक दल की सरकार है, कैसे वहां डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं पता इस देश के सवर्ण पत्रकार, जनरल कैटेगरी के पत्रकार ये सवाल पूछेंगे कि नहीं, लेकिन इन सवाल के कुछ जवाब तो बीजेपी के कामों से पता चलता है। इस अखबार की कटिंग को देखिए, अखबार में छप रहा है कि जहां जहां चुनाव होता है इनकम टैक्स ईडी जो है वहां रेड मारना शुरू कर देता है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह आपको झूठ लग रहा है?
अभी तमिलनाडु में चुनाव है, सोचिए तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है। विजयन दलित समाज से आते हैं, बड़े कलाकार हैं, उनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। उनकी एक फिल्म थी जननायक जिसको बैन कर दिया गया है। लगातार प्रोपेगेंडा फिल्मों को मौका दिया जा रहा है। पूरा मंत्रालय मंत्रिमंडल जाके देखता है, कश्मीर फाइल्स हो या ये धुरंधर हो, लेकिन एक जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और बहुजन आइडियोलॉजी से प्रेरित सिनेमा जननायक को क्यों नहीं परमिशन दी जा रही है। राजस्थान के एक मालवीय नेता, जिसका टाइटल मालवीय है, उसने जैसे ही बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया उसके घर पर ताबड़तोड़ रेड पड़ने लगे। ये सच नहीं है क्या? सवाल जिन पत्रकारों से पूछा जाता है उनके यहाँ सीबीआई इनकम टैक्स ईडी की रेड नहीं पड़ती है? और क्या बीजेपी के सारे नेता और सत्ता पक्ष के सारे नेता दूध के धुले हैं? और उससे भी बढ़कर जो लोग कल तक बीजेपी के निशाने पर थे, विपक्ष के नेता, वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं वो सब दूध के धुले कैसे हो जाते हैं? शरद पवार के भतीजे एनसीपी जो तोड़ चुके हैं, अजीत पवार जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे, जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, जब वो शरद पवार के साथ थे, तब तो वे भ्रष्टाचारी थे। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उन पर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस से सीधे बीजेपी में चले गए, उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, उन पर कुछ नहीं हुआ। ईडी की जांच की माने तो 6000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं उनका। तो ये सारे सवाल पैदा होता है। तमाम विपक्षी दलों जैसे ममता बनर्जी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये तो साफ है। तो क्या यही चीन का मॉडल है? क्या बीजेपी विपक्ष नेताओं को खत्म करना चाहती है? क्या बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती है? क्या है आरएसएस का मंसूबा? इस पर बयान तो आना चाहिए, सफाई तो आनी चाहिए। और हम लोग तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि हमें जो भी मिला है जीवन में, जो भी मिला है, मान सम्मान, इस देश में बोलने की आज़ादी, वो लोकतंत्र से और संविधान से मिला है। जब यही खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे रहने का औचित्य क्या है? तो क्या बीजेपी एक कल पार्टी का कॉन्सेप्ट लाना चाहती है? एसआईआर उसी का नतीजा है। सबसे ज्यादा एसआईआर में गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, क्या ये सच नहीं है कि आप बीजेपी में जा सकते हैं लेकिन बीजेपी से आप निकल नहीं सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये सच नहीं है कि आज बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है? ये तो सच है कि यहाँ के जो धन्ना सेठ हैं वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठे हुए हैं, वो किसी भी कीमत पर इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो तमाम संविधान, लोकतंत्र कब खत्म होता है, डिक्टेटरशिप कब आता है? जब तमाम संवैधानिक संस्थाओं में चुप्पी छा जाए। तो सवाल है कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, टीवी, अखबार, पत्रकार, इस देश का वो तमाम लोग जो अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, वो तमाम पत्रकार जो मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव पर सवाल उठाते हैं, जब कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री हो जाता है तो सवाल उठाते हैं, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल उठाते थे, क्या ये सारे के सारे लोग चुप हो गए? कहां चले गए? और जो इक्का दुक्का लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो जेल में बंद नहीं है? सोनम वांगचुक जब तक बीजेपी की वाहवाही कर रहे थे वो ठीक थे। उमर खालिद इसका जीता जागता उदाहरण है। तो ये तमाम सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चीन से बीजेपी, आरएसएस इसलिए मिल रही है कि वो उसी कंसेप्ट को भारत में लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि चीन वाला जो मॉडल है उसमें जाति नहीं है और धर्म नहीं है। चीन वाले मॉडल में सिर्फ विज्ञान है, डेवलपमेंट है और विकास है। तो क्या बीजेपी उस मॉडल को अपनाएगी या सिर्फ एक जाति का विकास होगा, एक धर्म का विकास होगा और धर्म में भी जाति का विकास होगा? इस देश के 90% हिंदू धर्म के लोग शोषित, वंचित हैं, जिनको संविधान से ही सारे अधिकार मिल रहे हैं। क्या चीनी मॉडल वाली सरकार अगर आरएसएस चलाती है तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, एससी, एसटी, ओबीसी का क्या होगा? तमाम बाकी धर्म में जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं उनका क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। सवाल है तो सवाल पूछना चाहिए। आप नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र में सवाल जरूरी है अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है। तो सोचिए,
इस देश में टीवी, अखबार, पत्रकार, सिविल सोसाइटी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, सीएजी, सब जगह से सरकार से सवाल पूछे जाते थे, आवाज आती थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पिछले 10 साल से सब जगह चुप्पी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है सिर्फ जाति। इस देश में जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद पलता है, वो आरएसएस को अपना संगठन और अपनी पार्टी मानते हैं। और बाकी जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, वो सिर्फ टोकनिज्म है, उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता इस्तेमाल, तो लगातार देश भर में यूपी, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीजेपी शासित राज्यों में लगातार संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती और 90% लोगों के रिजर्वेशन, हक अधिकार की चोरी नहीं होती। लेकिन मेरी जब तक सांसें हैं, मैं सच्चाई बयान करता रहूंगा, क्योंकि हमने लोकतंत्र का खाया है, तो नमक का फर्ज भी तो निभाना है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।